हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मतलब अच्छी चल रही होगी सबकी। आप बढ़िया से तैयारी करो सभी ना। और देखो, इंग्लिश में अभी तक आपको 2 क्लासें मिल चुकी होगी। 2 क्लासें मतलब मैंने लेटर पूरा करवा दिया आपको। उसके अंदर आपका पूरा लेटर हो गया। जो जो चीजें मैंने आपको बताई है आप उनका पूरा ध्यान रखें। और जो जो जैसे मैंने लिखना सिखाया है, जैसा फॉर्मेट आपको सिखाया है, उसका प्रॉपरली सही तरीके से फॉलो करें। आपके नंबर नहीं कटेंगे, है ना। नंबर कटने की भी कहीं कोई गुंजाइश ना छोड़े। जैसा मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है प्रॉपरली, और मैंने बहुत ही ऑथेंटिक फॉर्मेट बताया है कि जो आरबीएससी में, सीबीएसई में, और जो अपनी आरपीएससी जो अपनी संस्था है जो जिसे एकदम सही मानती है ना, कि मैंने एग्जैक्ट वो फॉर्मेट बताया आपको, है ना। और किसी प्रकार का मैंने कोई कंफ्यूजन नहीं रखा आपके लिए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, मैंने आपको एग्जैक्ट सब चीजें एकदम सही बताई है ना। उन्हीं को फॉलो करें। देखो, मैं बहुत वैसे प्रोफेशनली मान लो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ ऐसा कि, मतलब बहुत प्रोफेशनली टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसा पढ़ाते हैं कि बहुत ज्यादा बच्चे को समझ नहीं आना चाहिए, है ना। मैं ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ। मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि मैं बहुत सिंपल सी भाषा में आपको बहुत मुश्किल मुश्किल चीजें बता देता हूँ इजीली, कि भैया असली कहानी तो ये है ना। और आप उसको एकदम अपनी, ये मान लो कि अपनी देसी भाषा में आप समझ भी जाते हो कि भैया अच्छा ये चीज थी क्या सर, ऐसी डर रहे थे इससे तो ना। तो मेन काम जो एक टीचर का होता है ना, वो यही होता है कि बच्चे के अंदर से डर को निकालना होता है। एक बार बच्चे के अंदर से डर निकल गया ना, एग्जाम तो क्लियर कर लेगा। एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है, आप जिंदगी में कुछ भी कर जाओगे। एक बार आपके मन से डर निकल गया ना कि यार ये क्या, तो कुछ भी नहीं है। और देखो, इंग्लिश को सीखने के साथ साथ थोड़ा आप ये भी सीखो कि हम चीजों को कितना आसानी से सीख सकते हैं, है ना, कितना आसानी से सीख सकते हैं। देखो, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती है और चीजों को मुश्किल बना के नहीं सीखना होता है ना। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग बहुत सिंपली सिंपली ये जो चीजें हैं, ये जो प्रेसी राइटिंग में आज आपको पढ़ाऊंगा, ये सब कितनी सिंपल चीजें हैं और आप कितना आसानी से इन चीजों को कर सकते हो, है ना। बस वैसे थोड़ा सा टाइम कम रह गया, थोड़ा टाइम कम है ना, इसलिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा सकते। वरना अगर थोड़ा सा समय होता तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवा देते आपको बाकी चीजों की भी, कि आपके कोई कहीं नंबर कटने का चांस ही नहीं रहता, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा, पूरी ग्रामर पढ़ाऊंगा, और ऐसी चीजें जैसे फ्रेजल वर्ब जैसी चीजें हैं जो जिसका आपको कहीं कोई मैटर नहीं मिल रहा है। मैटर तो है उसका अवेलेबल मार्केट में, लेकिन अब 500 फ्रेजल वर्ब लिखी हुई है बुक के अंदर, या कोई टीचर ने आपको हैंडआउट दे दिए 500 फ्रेजल वर्ब के, 600 फ्रेजल वर्ब के, तो वो देखो याद करना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एग्जैक्ट, मैंने सारे आरपीसी के पेपर एनालिसिस किए हैं, जो भी आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, कि आरपीसी मोस्टली किस टाइप की फ्रेजल वर्ब पूछती है, किस टाइप की ईडीएम पूछती है ना। उनको सबको देखते हुए मैंने एक मतलब ठीक ठाक कलेक्शन में बना रहा हूं। मैं कल से हो सके तो आपको क्लास के बाद से फ्रेजल वर्ब भी शुरू करेंगे, तो मैं आपको बहुत ही कंसाइज मैटर में आपको वो फ्रेजल वर्ब करवाऊंगा, बहुत ही शॉर्ट में, और उसमें से आएगी देखना आप लोग, है ना। चलो, बाकी भगवान का आशीर्वाद है। देखो, इतनी मेहनत करेंगे तो हम जो पढ़ के जाएंगे, जो सीख के जाएंगे, उसमें से पक्का आएगा। अब देखो, हर रोज मैं कोट लिखता हूँ ना, उस कोट को लिखने का देखो, एक तो ये कि उसमें इंग्लिश होती है तो आप थोड़ी इंग्लिश भी सीखते हो। दूसरा, आप थोड़े मोटिवेट भी होते हो, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना, ये यूपीएससी, आरपीएससी, जो आरएस बनना, ये सब ये नॉलेज का खेल नहीं है, ये एनर्जी का खेल है, ये मोटिवेशन का खेल है ना। ये बहुत ज्यादा नॉलेज का खेल नहीं है। आपके अंदर खूब मोटिवेशन होना चाहिए, खूब एनर्जी होनी चाहिए, ये एग्जाम आप आराम से पार कर जाओगे। देखो क्या लिखा है, फियर किल्स मोर ड्रीम्स, यानी कि डर से क्या होता है, डर होता है ना इंसान के मन में कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, उसकी वजह से बहुत सारे क्या हो जाते हैं कि मतलब मार देता है किसको, मोर ड्रीम्स को। बहुत ज्यादा सपनों को मार दिया है किसने, डर ने। और किससे भी ज्यादा, मोर देन किससे, फेलियर एवर विल, मतलब असफलताओं ने भी इतने सपनों को नहीं मारा है, उससे ज्यादा सपनों को किसने मार दिया है, फियर ने मार दिया है, डर ने मार दिया ना। डर की वजह से लोग छोड़ देते हैं, हालांकि वो थोड़ी सी कोशिश करे तो उन्हें पता लगता है बाद में कि यार वो तो बहुत आसानी से हो गया, है ना। तो इसलिए अपने को डरना नहीं है। वो डर आपको ना तो एग्जाम का होना चाहिए और ना ही ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना इसका होना चाहिए। बिल्कुल भी, मैं देखता हूँ इंग्लिश से बहुत डरते हैं लोग, की ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत जनरल इंग्लिश है आपका। आप पेपर 4 का जो देखोगे ना सिलेबस, उसके अंदर जैसे हिंदी वाला खत्म होता है उसके नीचे सिलेबस में देखना क्या लिखा हुआ है, जनरल इंग्लिश। बहुत बहुत सामान्य चीजें पूछेगा आपसे, बहुत डीप जाके चीजों को तैयार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ना, बस ये फियर नहीं होना चाहिए अपने मन में किसी का भी, ना एग्जाम का, ना इंग्लिश का, ना किसी भी चीज का। और इससे भी एक बड़ी बात बताऊं, आंसर राइटिंग का भी फियर मत रखना अपने मन में। आंसर राइटिंग ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत चीजें याद होगी, 50-60 क्वेश्चन मतलब रेडीमेड तैयार रखो, सब हो जाएगा आंसर राइटिंग, है ना, सब कुछ। चलो, अब उसके आगे चलते हैं अपने। आज अपना जो टॉपिक है वो है प्रेसी राइटिंग, है ना, प्रेसी राइटिंग। और कितने नंबर का है ये भी देखो, 10 नंबर का है। जैसे अपना लेटर 10 नंबर का था, वैसे ही प्रेसी राइटिंग भी कितने नंबर का है, पूरे 10 नंबर का है। देखो, एक लेटर और एक प्रेसी राइटिंग मिला के कितने नंबर हो गए, 20 नंबर हो गया आपके इंग्लिश में ना। मैं आपको बताऊंगा कि आपको
प्रेसी राइटिंग कैसे लिखनी है, कैसे उस पूरे प्रेसी को लिखना है, कैसे टाइटल लिखना है, क्या उसका फॉर्मेट है, सब चीजें उसके अंदर अपने सीखेंगे। और जैसा मैं बताऊं आप उसको प्रॉपरली वैसा फॉलो करोगे ना, आपके खूब अच्छे नंबर आएंगे। देखना आप आराम से 7-8 नंबर आराम से लेके आओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जैसा मैं थोड़ा सा आपको बताऊं उसको प्रॉपरली फॉलो करना आप, है ना। और देखो जो भी वीडियो आपके लिए डाले जाते हैं उन वीडियो को पूरा देखा करो। ये कोई एंटरटेनमेंट के वीडियो नहीं है जो अब आधा देखा छोड़ दिया, ये सब आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अभी पीछे तो मतलब जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है पीछे, जिनकी रैंक थोड़ी सी पीछे है, वो जो मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने ये वीडियो देखे, कहा यार कि ऐसी वीडियो अगर हमें पहले मिल जाते तो आज जो मेरी रैंक मान लो 400 पर है, 300 पर है, यार मैं 100 रैंक इंप्रूव कर जाता, है ना। कम से कम मैं 100-150 रैंक इंप्रूव कर जाता। आज जो मेरे को पीछे की एलआईडी सर्विस मिल रही है यार, मैं बढ़िया स्टेट सर्विस में बैठा होता ना, या बढ़िया पोस्ट मिलती यार। ऐसा कुछ हमारे पास था ही नहीं, है ना। तो अगर आप लोगों को इस बार ये मिल रहा है, आप इसका पूरा फायदा उठाओ। और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बहुत मुश्किल चीजें बता देता हूँ, उसका आपको बहुत फायदा होगा। देखो मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बताता हूँ कि आपको कंफ्यूजन बढ़े, मैं तो आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, है ना। देखो आज पढ़ेंगे प्रेसी राइटिंग, और बस इतना सा कहना है कि आप वीडियो को क्या देखा करो, पूरा देखा करो। चलो देखो आगे चलते हैं। एक एक पॉइंट लिखना अपने को ना, आप अपनी कॉपी में सब पॉइंट लिखना है, क्योंकि देखो 10 नंबर का मैटर है, कोई छोटी चीज नहीं है प्रेसी राइटिंग। हाँ ये देखो क्या लिखा है, प्रेसी राइटिंग। पहले तो देखो इसका नाम, बहुत सारे लोग ऐसे प्रिसाइज बोल देते हैं, ये प्रिसाइज नहीं है, इसका नाम क्या है, प्रेसी है। प्रेसी प्रेसी, ये जो प्रेसी लिखा ना, ये प्रेसी एक फ्रेंच वर्ड होता है, वहां से बन के आया प्रेसी। प्रेसी जो फ्रेंच वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि बिना जरूरत की चीजों को हटा दिया जाए। प्रेसी क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है, और फ्रेंच लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या होता है कि बिना जरूरत की चीजों को हटा दिया जाए, रिमूव दी अनइसेंशियल थिंग्स, है ना, उसका मतलब होता है प्रेसी। और इसको क्या बोलते हैं, प्रेसी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, प्रेसी राइटिंग। अपने को क्या करनी है, प्रेसी राइटिंग। अपने को अपने एग्जाम में एक प्रेसी लिखने के लिए आएगी। कितना नंबर क्वेश्चन होगा प्रेसी का, क्वेश्चन नंबर 34 होगा। जो प्रेसी का क्वेश्चन होगा वो कितने नंबर क्वेश्चन होगा, वो होगा क्वेश्चन नंबर, सॉरी 34 तो लेटर था, क्वेश्चन नंबर 31, वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 31, है ना। प्रेसी का क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, प्रेसी का होगा। अब देखो मैं आपको सामान्य सामान्य बातें बताता हूं जो यहां लिखी है प्रेसी के लिए ना। प्रेसी में अपने को बहुत उसको ब्यूटीफाई नहीं करना है, उसको डेकोरेट नहीं करना है, मतलब उसकी सजावट नहीं करनी है। प्रेसी की सजावट नहीं करनी है। प्रेसी बहुत ही स्ट्रिक्ट चीज होती है ना। प्रेसी क्या होती है, बहुत ही स्ट्रिक्ट चीज होती है, उसमें बहुत ज्यादा सजावट, उसका ब्यूटिफिकेशन, ये सब अपने को नहीं करना है। 2-3 पेन का यूज कर रहे हो आप, ये सब प्रेसी में बिल्कुल नहीं करना है। प्रेसी बहुत ही स्ट्रिक्ट चीज होती है। दूसरा, इसके अंदर आप एडीएम फ्रेज भी मत लिखना। जैसे एडीएम होती है, कोई फ्रेज होती है, कोटेशन खूब सारे याद करोगे कोटेशन, तो आप क्या सोचोगे, यार एक कोटेशन तो मुझे याद आ रही है तो मैं प्रेसी में भी लिख देता हूं। नहीं, प्रेसी में आपको कोई किसी प्रकार की कोटेशन नहीं लिखनी है। प्रेसी एकदम स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए लिखी जाती है, उसमें किसी भी प्रकार की फालतू की चीज अपने को नहीं लिखनी है। ना उसका ब्यूटिफिकेशन करना है ना, ना तो उसको सुंदर बनाना है, डेकोरेट करना है, ऐसे कोई काम नहीं करने हैं। एडीएम फ्रेज का यूज नहीं करना है ना। वैसे राइटिंग सुंदर रखनी है, ऐसा नहीं है कि राइटिंग खराब लिखनी है, राइटिंग सुंदर रखनी है, लेकिन फालतू के हम जो अंडरलाइन कर रहे हैं और कर रहे हैं, 2-3 पेन का यूज कर रहे हैं, वो सब अपने को बिल्कुल नहीं करना है। और देखो प्रेसी क्या होती है, किसके लिए होती है, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होती है। स्ट्रिक्ट मतलब बहुत सख्त, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक पर्पस मतलब उद्देश्यों के लिए होती है। देखो प्रेसी क्यों लिखते हैं पता है आपको, प्रेसी एक्चुअली में क्या होता है, अब मान लो आप आरएस में सेलेक्ट हो गए, आप बन गए तहसीलदार, आप बन गए एसडीएम, आपके पास कोई फाइल है, उसके अंदर जो भी फाइल के अंदर 100 पेज में जो मैटर लिखा हुआ है, अब मान लो जो आपके जिले के कलेक्टर साहब होंगे, उनको आपको वो मैटर बहुत ही शॉर्ट में बताना होगा ना, पूरी लाइनें थोड़ी पढ़ के बताओगे। तो उसमें क्या होती है, आगे एक नोट शीट होती है, और उस नोट शीट में आप क्या लिखते हो, उस मैटर का उसको शॉर्ट में लिखते हो, उसकी समरी लिखते हो, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसी बोलते हैं, है ना। तो समझे आप लोग, ये प्रेसी क्या होती है, एकदम स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होती है ना, एकदम सख्त प्रशासनिक उद्देश्य के लिए होती है। मैंने आपको समझा ना, जैसे आपको अपने सीनियर को बताना है ना किसी इश्यू के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी केस के बारे में, तो आप उसको बहुत, अपने सीनियर को बहुत व्याख्या करके नहीं बताओगे चीजों का, बहुत शॉर्ट में बताओ, क्योंकि उनके पास ऐसे बहुत सारे इश्यू होते हैं ना, तो आप बहुत शॉर्ट में बताओगे उनको। तो बस यही क्या होती है, प्रेसी होती है। और इस प्रेसी में क्या नहीं होता है, भूमिका अपने को नहीं लिखनी होती है, प्रेसी का प्रीफेस नहीं लिखना है, प्रेसी की भूमिका नहीं लिखनी है ना, अपने को बिल्कुल नहीं लिखना है। कोटेशन आपको नहीं लिखनी है, किसी भी प्रकार की, जितने भी कोटेशन आप लोगों ने याद किए, किसी भी कोटेशन का यूज आप प्रेसी में मत करना, बाकी सब जगह खूब सारी कोटेशन का यूज करना, बट प्रेसी में किसी भी प्रकार की कोई कोटेशन मत लिखना, एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा कोटेशन लिखते ही, है ना, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट चीज होती है। अब आगे चलो, देखो अब क्या लिखा है, प्रेसी। अब क्या पढ़ेंगे हम,
प्रेसी की डेफिनेशन, एक्चुअल में प्रेसी की परिभाषा होती क्या है, मतलब प्रेसी बोलते किसको है वो देखो। प्रेसी मैंने आपको बताया ना, प्रेसी क्या होता है, एक फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच मतलब जो फ्रांस एक देश है, वहां की जो लैंग्वेज है उसका नाम क्या है, फ्रेंच। और उसी फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है, उसका क्या नाम है, प्रेसी। प्रेसी का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ इन एसेंशियल थिंग्स, यानी कि बेकार की चीजों को हटाओ। ये क्या है देखो, प्रेसी इट इज ए फ्रेंच वर्ड, यह एक क्या है, फ्रेंच शब्द है। विच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है द रिमूवल ऑफ ऑल दैट इज इन एसेंशियल। रिमूवल का मतलब आप समझ गए ना, रिमूव करना मतलब हटा देना। रिमूवल ऑफ ऑल, उन सभी चीजों को हटा देना। दैट मतलब जो कि क्या है, इन एसेंशियल है। इन एसेंशियल मतलब जो कि बेकार की है, एसेंशियल नहीं है, जिनकी कोई जरूरत नहीं है। एक शब्द होता है इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब होता है जरूरत, है ना, जरूरत की चीजें, इसेंशियल थिंग्स, है ना। और इन इसेंशियल का मतलब क्या होता है, बिना जरूरत की चीजें, है ना, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, उनको क्या करना होता है, हटा देना होता है। उसी का मतलब क्या होता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसी बोलते हैं, प्रेसी। ये प्रिसाइज नहीं है, इसको कभी भी प्रिसाइज मत बोलना, इसका नाम प्रेसी है, प्रेसी, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, प्रेसी इज ए शॉर्टर वर्जन ऑफ एन आर्टिकल। प्रेसी क्या है, शॉर्टर का मतलब छोटा वर्जन है, किसका, एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का, और एक स्पीच, स्पीच लिखा देखो, आर्टिकल स्पीच, स्पीच का, और स्पीच का मतलब तो आप समझते हो भाषण, भाषण का, और एनी पैसेज, और किसी भी पैसेज या पैराग्राफ का प्रेसी क्या होता है, शॉर्टर वर्जन होता है। अच्छा ये आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल पता है आप लोगों को, आर्टिकल तीन टाइप के होते हैं। देखो आर्टिकल तीन चीजें होती है। एक तो आर्टिकल क्या होता है, जो हम ग्रामर में टॉपिक पढ़ते हैं, ए एंड दी, क्या होते हैं, आर्टिकल, ये तो एक हो गया। दूसरा आर्टिकल बोलते हैं हम चीजों को भी आर्टिकल बोलते हैं, है ना, जैसे मैंने कल भी पढ़ाया था आपको, गुड्स होता है, और क्या बोलते हैं, आर्टिकल भी बोलते हैं, आइटम्स भी बोलते हैं ना, चीजों को भी क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। तीसरा आर्टिकल क्या होता है, जो न्यूज़पेपर के अंदर जो छपा होता है ना आर्टिकल, आप बोलते हो ना, आज न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है, किसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। आज का न्यूज़पेपर का आर्टिकल किसके ऊपर है, आज का है वेदर के ऊपर है ना, ऐसे वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। और देखो स्पीच समझ गए आप, एनी पैसेज, पैसेज समझ गए, यानी कि प्रेसी का मतलब क्या होता है, प्रेसी का मतलब होता है बिना जरूरत की चीजों को हटा दो। और प्रेसी क्या होती है, एक शॉर्टर वर्जन होती है किसी पैराग्राफ का, स्पीच का, आर्टिकल का। हाँ स्पीच देखो, मान लो मोदी जी ने कोई स्पीच दी, जो मोदी जी स्पीच देते हैं तो वहां पर उसको लिखने वाले होते हैं बहुत सारे, जो सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं, है ना, सरकारी वर्कर होते हैं, वो क्या करते हैं, सरकारी जॉब में होते हैं, वो मोदी जी का स्पीच पूरा लिखते हैं, बाद में क्या करते हैं, उसका शॉर्टर वर्जन सभी डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है कि भाई मोदी जी की जो मेन मेन बातें थी वो ये थी, है ना। तो मेन मेन पॉइंट होते हैं वही क्या होते हैं, प्रेसी होता है। उसके बाद देखो कंसिस्टिंग ऑफ, कंसिस्टिंग ऑफ का मतलब शामिल करते हुए, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली, ओनली मतलब केवल, मेन मुख्य, पॉइंट्स या फिर आइडिया। देखो बिना जरूरत की चीजों को तो हटा देना है, और शामिल किसको करना है, मेन पॉइंट और आइडिया को, मुख्य बातें, मुख्य विचार, उनको क्या करना है, शामिल करना है। लेकिन देखो शामिल करते समय एक बात याद रखनी, क्या, विदाउट मच इलेबोरेटिव डिस्क्रिप्शन, यानी कि बहुत ज्यादा चीजों का वर्णन नहीं करना है, सिंपली सिंपली लिखना है। ये तो देखो ये बात होगी इसकी डेफिनेशन की। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इसकी डेफिनेशन याद मत करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाई है, इसको बिल्कुल याद करने मत लग जाना आप, याद नहीं करनी है इसको बिल्कुल भी, बस एक बार समझ लो कि क्या होती है, प्रेसी होती है, छोटा वर्जन होती है, जरूरत की चीज, बिना जरूरत की चीजों को हटा देना होता है, और क्या होता है, ज्यादा चीजों का लंबा लंबा वर्णन नहीं करना होता है, यही प्रेसी होती है बस, है ना। मेरा तो काम है देखो आपको पूरा A to Z समझाना, है ना, लेकिन अपने को तो एग्जाम में प्रेसी लिखनी है, ना कि उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन तो एक बार सीख लो, देख लो, अपनी कॉपी में लिख लो, और उसके बाद अपने क्या सीखते हैं, प्रेसी को ही लिखना सीखते हैं, ठीक है। चलो चले आगे। अब देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 31, यानी कि प्रेसी का क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 31 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो प्रेसी का होगा आपके एग्जाम में, फोर्थ पेपर में। और कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। टोटल कितने नंबर हो गए, देखो 10 नंबर का लेटर पढ़ा दिया आपको, 10 नंबर की प्रेसी। मैंने मात्र 3 क्लासों में आपके 20 नंबर कवर करवा दिए, है ना, आज की प्रेसी पूरी करवा दूंगा। कितनी देखो प्रेसी कितनी आई, 10 मार्क्स की, 10 नंबर की प्रेसी आएगी, और मैं आपको बहुत ही सही तरीके से प्रेसी लिखना सिखाऊंगा, आपके आराम से 7 8 9 नंबर आएंगे, देखना प्रेसी में, थोड़ी प्रैक्टिस आप लोग भी करना। अब देखो ये जो प्रेसी का क्वेश्चन पूछेगा ना, वो लिखा कैसे होगा मैं आपको बताता हूं, ऐसे लिखा होगा देखो, मेक ए प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। अब देखो ये क्या कहना चाहता है कि जो भी पैसेज आपको अपनी कॉपी में लिखा मिलेगा ना क्वेश्चन, उसमें वो उसका क्या करना है, इन अबाउट 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, है ना, यानी कि 180 वर्ड होंगे तो उसका क्या बना देना है, 60 वर्ड्स बना देने हैं, है ना। अब देखो ये अबाउट लिखा मिलेगा, इस अबाउट का मतलब होता है लगभग, यानी कि ऑलमोस्ट, है ना। ऐसा नहीं कि 180 वर्ड लिखे तो आप एग्जैक्ट गिन के 60 ही वर्ड लिखो, नहीं,
आप 2-4 ऊपर नीचे भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। आगे चलो देखो, इसलिए वो पहले से क्या लिख के देता है, अबाउट लिख के देता है आपको। और देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ काम की, कि हो सकता है एग्जाम में वहां प्रेसी लिखा हो और हो सकता है प्रेसी ना लिख के एग्जामिनर आपको समरी लिख के दे दे, है ना। प्रेसी की जगह यहाँ क्या लिख देगा कि समरी, ऐसे बोल देगा मेक ए समरी ऑफ फॉलोइंग पैसेज। अगर वो समरी बोले, वो प्रेसी बोले, आपको लिखनी क्या है, प्रेसी ही लिखनी है। समरी भी प्रेसी होती है, सेम ही चीज है दोनों, कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो वो चाहे समरी बोले चाहे प्रेसी बोले, आप क्या लिखना, प्रेसी ही लिखनी है अपने को। और उसके बाद देखो प्रेसी, फिर मैंने क्या लिखा, देखो टाइटल जरूर लिखना है। इस बात का मतलब पता है क्या, एग्जामिनर आपको नहीं बोलेगा टाइटल लिखने के लिए, वो तो सिर्फ क्या बोलेगा कि प्रेसी बना दो भैया, है ना। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, अगर आप प्रेसी लिख रहे हो, अगर आप समरी लिख रहे हो, तो ये एक अंडरस्टूड चीज है, आपको पहले से इस बात की समझ होनी चाहिए कि हमको टाइटल जरूर लिखना है। टाइटल लिखना हुआ मत भूल जाना, वो 4 नंबर उड़ा देगा आपके तुरंत। अगर आपने सिर्फ प्रेसी लिख दी जल्दबाजी में और टाइटल नहीं लिखा, वो आपके 4 नंबर उड़ा देगा, है ना, सीधे सीधे। टाइटल जरूर लिखना है, एग्जामिनर लिखने के लिए बोले तब भी ठीक, नहीं बोले तब भी ठीक, अपने को जरूर टाइटल लिखना है वहां पे, है ना। एक दो प्रेसी टाइटल जरूर लिखना है अपने को। सीखो आप लोग, देखो मैं आपको बहुत ही सिंपल सिंपल शब्दों में बहुत मुश्किल मुश्किल चीजें सिखा रहा हूं। अब ये देखो, ये मैंने लिखा है फॉर्मेट ऑफ प्रेसी, यानी कि प्रेसी का फॉर्मेट। आपको वहां प्रेसी किस तरीके से लिखनी है मैं आपको बताऊं, आप इतनी सही से प्रेसी लिख के आना, एकदम क्लियर, एकदम सही चीजें उसको दिखनी चाहिए एग्जामिनर को। उसके बाद इस कंटेंट में थोड़ा बहुत गड़बड़ भी होगी, ऊपर नीचे भी होगा, या कुछ सही भी आप नहीं लिख पाओगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है फॉर्मेट में, फॉर्मेट बनाना है ऐसे, फॉर्मेट ऑफ प्रेसी, है ना। अब देखो लिखना क्या है, ऐसे लिखना है, देखो आंसर, ऐसे लिखना है आंसर, फिर ये 2 बिंदी 1 डैश ऐसे, फिर उसके सामने लिखना है प्रेसी या फिर समरी राइटिंग, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख देना, प्रेसी राइटिंग लिख देना। क्या लिखना है, आंसर प्रेसी राइटिंग। उसके नीचे जस्ट नीचे वाली लाइन में क्या लिखना, टाइटल। क्या लिखना है, टाइटल। ऐसा ही लिखना है जैसा मैंने देखो आपको लिख के बताया है मैंने, इसलिए उसमें क्या लिखना है, टाइटल। फिर ऐसा ही 2 बिंदी और 1 डैश बना देना, और ये देखो यहाँ क्या लिखना है आपको, टाइटल लिखना है। टाइटल लिख दिया आपने, बिल्कुल ऐसा ही करके आना, देखो आपको बहुत नंबर मिलेंगे, है ना, मेरी बात मानना। उसके बाद देखो टाइटल के बाद यहां से प्रेसी लिखनी शुरू करनी है आपकी कॉपी में। आपको पहले पहले यहाँ लिखना है प्रेसी, फिर आपको ऐसे तीर बना के ऐसे बना देना है, और फिर यहां से अपनी प्रेसी लिखनी स्टार्ट कर देनी है ना। ऐसे चलते जाना है, प्रेसी लिखते जाना है अपने को, ऐसे चलते जाना है, ऐसे चलते जाना है, और जहां प्रेसी खत्म हो जाए वहां आपको क्या बनाना है, ऐसा एक ब्रैकेट बनाना है, और जितने वर्ड हो गए, जितने 1/3 बनता है उसका वर्ड्स का, वो यहाँ काउंट करके लिख देना। 60 वर्ड्स जरूर लिख के आना वहां पे, 60 वर्ड्स या जो भी वर्ड हो आप जरूर लिख के आना। एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चे ने चलो पूरा लिख दिया काउंट करके सही से, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसको बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। आप वर्ड जरूर लिख के आना इस तरीके से। और देखो ये जो है ना प्रेसी, जो आपने लिखनी स्टार्ट की पूरी एकदम ऐसे अलाइन होनी चाहिए एकदम, यानी कि ऐसा नहीं है कि आधे शब्द इधर जा रहे हैं आधे अंदर जा रहे हैं ना, एकदम लाइन टू लाइन चलनी चाहिए, बराबर बराबर ना। और इधर भी प्रेसी कैसी चलनी है, एकदम बराबर चलनी चाहिए। ऐसा नहीं एक लाइन तो इतनी लंबी लिख दी, एक लाइन छोटी हो गई, फिर एक लाइन यहां से लिख दी ना, अपने को एकदम दोनों तरफ प्रेसी को बराबर रखना है। एग्जैक्ट क्या रखना है अपने को, प्रेसी को दोनों तरफ बिल्कुल बराबर रखना है। और देखो सबसे लास्ट में क्या लिखा है, 1 पैराग्राफ। प्रेसी को आप एक ही पैराग्राफ में लिखना, वहां पे प्रेसी को आपको क्या करना है, एक ही पैराग्राफ में लिखना है अपने को ना। बस एक पैराग्राफ में लिखा, 60 वर्ड्स लिख दिए, खत्म। ये 60 वर्ड्स आप वहां भी लिख सकते हो, नीचे बीच में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना, लेकिन लिखना जरूर है आपको। और प्रेसी किस में लिखनी है, एक पैराग्राफ में लिखनी है। अब इस फॉर्मेट को आप अच्छे से गौर से देखो, इसको ना, इसको ऑब्जर्व करो कि देखो कैसे कैसे लिखना है। आंसर लिखना है, ऐसे लिखना है प्रेसी राइटिंग। टाइटल लिखना है, ऐसे लिखना है, यहाँ पे टाइटल लिखना है, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के प्रेसी लिखना है, यहाँ से प्रेसी लिखनी स्टार्ट करनी है, यूं चलते जाना है चलते जाना है, और जहां खत्म हो जाए वहां पे ब्रैकेट बना के 60 वर्ड्स ऐसे लिख देना है। वरना क्या करना है, इसको यहाँ भी लिख सकते हो, वरना यहाँ भी नीचे ब्रैकेट बना के ऐसे लिख सकते हो 60 वर्ड्स, है ना। कैसा भी आप कर लेना, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लेना, बट फॉर्मेट यही होना चाहिए, देख लो आप ना, चाहे आपको प्रेसी लिखवाए चाहे समरी लिखवाए, फॉर्मेट यही होना चाहिए, दोनों चीजें सेम है बिल्कुल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते चले आगे। उसके बाद देखो आगे चलते, उसके बाद देखो ये क्या लिखा है, देखो
उसके बाद देखो ये लिखे हैं मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो है ना, ये लिखा है, देखो क्या लिखा है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके लिए, टाइटल के लिए। अब देखो, अब फॉर्मेट बनाना सीख गया किस तरीके से आपको प्रेसी लिखनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि टाइटल लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो टाइटल लिखते समय हमें ध्यान रखनी है और जो बहुत जरूरी है। हमें गलत टाइटल नहीं लिखना है। देखो एग्जामिनर आपकी प्रेसी बाद में पढ़ेगा, टाइटल पहले देखेगा। अगर उसको टाइटल में ही गड़बड़ लगी ना, वो वहीं गोला लगा देगा, वहीं आपके नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। वो टाइटल गलत लिखने का मतलब है कि आप 3-4 मतलब बहुत नंबर खो चुके हो आप फिर तो, है ना। 3-4 नंबर आराम से आप खो दोगे टाइटल गलत लिखते ही। और मैं आपको बताता हूं, टाइटल ऐसा नहीं है कि आपको प्रेसी को 10 बार पढ़ के उसमें से टाइटल एकदम एग्जैक्ट सही टाइटल निकाल के लाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। टाइटल आसपास भी होगा तो चलेगा, प्रेसी से मिलता जुलता भी चलेगा, बट टाइटल को लिखने का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ना कि ऐसा है कि आप कोई बहुत बड़े फिलोसोफर नहीं हो कि आप उसमें से एकदम उसका आइडिया निकाल के लाओगे प्रेसी का एकदम एग्जैक्ट सही और वही टाइटल लिखोगे, नहीं। सबके टाइटल अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सब सब्जेक्टिव चीजें हैं, बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, बट उसको जो लिखने का तरीका है, उसको जो लिखने का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। क्योंकि देखो ये एक लैंग्वेज का पेपर है ना, ये इसमें आपका कंटेंट नहीं चेक होने वाला है कि आपने क्या कंटेंट लिखा है, कंटेंट नहीं चेक होगा, इसमें आपकी लैंग्वेज चेक होगी कि आपने एक भाषा को लिखते समय जिन जिन चीजों का, जिन जिन बारीकियों का ध्यान रखना होता है, आपका आपने उनका ध्यान रखा है या फिर नहीं रखा है। आपका कंटेंट नहीं चेक होगा, कंटेंट में आपने थोड़े बहुत फैक्ट गलत भी लिख दिए, जैसे पैसेज आपको लिखना होगा, इलेबोरेशन आपको लिखना होगा, है ना, उसमें थोड़े बहुत फैक्ट आपने गलत भी डाल दिए, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे आपको कोई डेट नहीं याद आई, आपको 24 मई था लेकिन आपने मार्च लिख दिया, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मार्च लिखो चाहे मई लिखो, उसका एम जरूर कैपिटल होना चाहिए, इसका फर्क जरूर पड़ेगा, है ना। तो एग्जामिनर आपका कंटेंट नहीं चेक करेगा, बल्कि वो आपकी जो जो मतलब राइटिंग है, राइटिंग स्किल है, उसको देखेगा कि बच्चे को लिखना आता है या नहीं आता है, बच्चे को सही सी चीजें आती है नहीं आती है ना। अब देखो टाइटल लिखा आपने, इस टाइटल में जो पहला पॉइंट है ना, उसमें मैंने क्या लिखा, देखो टाइटल, टाइटल के बाद ये क्या लिखा है, एक फुल स्टॉप, है ना। ऐसा आपको टाइटल के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना है, आपको टाइटल के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना है, आपको टाइटल के बाद क्या नहीं करना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है, आपको टाइटल के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना है। बच्चे क्या करेंगे, टाइटल लिखेंगे फिर ये फुल स्टॉप लगा देंगे, आदत होती है फुल स्टॉप नहीं लगाना है अपने को। उसके बाद देखो टाइटल, है ना, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन। टाइटल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3 to 4 वर्ड्स, यानी कि आपका टाइटल 3 या 4 शब्दों से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक पूरी लाइन ही भर दी टाइटल के अंदर बहुत लंबी सारी। टाइटल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3 to 4 वर्ड्स, आपका टाइटल 3 से 4 शब्दों से ज्यादा बड़ा टाइटल नहीं होना चाहिए। समझ गया आप बात। देखो टाइटल के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना है और टाइटल को छोटा रखना है, 3 शब्दों का, 4 शब्दों का लास्ट, बस। ऐसा नहीं आप 10 शब्दों का टाइटल लिख रहे हो, 10 वर्ड्स लिख दिया आपने, पूरी लाइन लिख दी, पूरा सेंटेंस ही बना दिया टाइटल में, नहीं, आपको ऐसा टाइटल बिल्कुल नहीं लिखना है। और देखो गलती की गुंजाइश कब होती है, आप जितना बड़ा टाइटल बनाओगे, पहले तो बड़ा टाइटल बनाए वही गलत हो गया, फिर दूसरी बात ये जितना बड़ा टाइटल बनाया गलती होने की गुंजाइश उतनी ज्यादा, है ना, क्योंकि उसके अंदर आपको ग्रामर लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब आपको पता नहीं चलेगा, कुछ गलती हो जाएगी, प्रीपोजिशन की गलती हो गई और हो गई, आपके नंबर कट जाएंगे वहां पे ना। छोटा सा टाइटल रखो एकदम, है ना, और टाइटल में उसमें ऑब्जेक्टिविटी रखो ना कि सब्जेक्टिविटी, है ना। टाइटल एकदम सही से रखो कि एग्जामिनर आपको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए, है ना। अब देखो टाइटल ये क्या लिखा है, देखो इक्वल इक्वल को काट दिया है। प्रॉपर सेंटेंस कहने का मतलब ये देखो, प्रॉपर सेंटेंस का मतलब होता है एक पूरा वाक्य होता है ना, टाइटल वैसा नहीं होना चाहिए आपका। आपका टाइटल एक वाक्य, एक सेंटेंस की तरह नहीं होना चाहिए, वो टाइटल गलत होता है। आपको टाइटल देखो वाक्य के अंदर क्या होता है, सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, एक वर्ब होती है, एक सब्जेक्ट होता है, इस टाइप की चीजें आपके टाइटल में नहीं होनी चाहिए कि आपने पूरा सेंटेंस ही बना दिया हो, वो टाइटल नहीं होता है। वो तो उस पैसेज का या उस स्टोरी का मोरल होता है ना, कि इसका मोरल क्या निकला वो होता है, वो तो पूरा सेंटेंस। टाइटल तो बहुत छोटा सा होता है। अब देखो आपको टाइटल लिखने से पहले क्या करना है, फर्स्ट रीड पैसेज, पहले सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई का मतलब कोशिश करनी है, अंडरस्टैंड मतलब समझने की, क्या, सेंट्रल थीम एंड आइडिया, उस पैसेज का जो सेंट्रल थीम या फिर आइडिया है उसको समझने की कोशिश करनी है ना। उसको क्या करना है, समझने की कोशिश करनी है कि इस पैसेज का, इसका क्या सेंट्रल थीम है, इसका क्या, इसका आइडिया है, क्या इसका सही एक मुख्य विचार है, उसको समझना है, उसके बाद ही आपको टाइटल लिखना है। देखो नीचे क्या लिखा है,
हेडिंग या टाइटल मस्ट बी बेस्ड ऑन दैट सेंट्रल थीम और आइडिया। यानी कि आपकी जो हेडिंग है, हेडिंग कहने का मतलब टाइटल ही होता है, आपकी जो हेडिंग है या फिर जो आपका टाइटल है वो क्या होना चाहिए, उस सेंट्रल आइडिया पर बेस होना चाहिए। जो सेंट्रल आइडिया आपने पैसेज को पढ़ के सोचा ना कि यार मैंने ये पूरा पैसेज पढ़ा और मुझे लग रहा है कि पैसेज ट्रेवलिंग पर लिखा गया है ना, तो इसका जो मुख्य आइडिया क्या हो गया, ट्रेवलिंग हो गया। अब मैं इसका टाइटल कैसा लिखूंगा, ट्रेवलिंग पर बेस कुछ टाइटल लिख देता हूं। आपने पैसेज पढ़ा, आपको लगा यार ये पूरा पैसेज तो डिजिटल मार्केटिंग पर लिखा गया है, पूरा मार्केटिंग पर लिखा है ना, तो अब क्या करो, टाइटल को भी वैसा ही रखो कि मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ टाइटल लिख दो ऐसे, है ना। सेंट्रल आइडिया पर बेस होना चाहिए आपका टाइटल। और आपको एक बात बताता हूं, देखो एक बहुत जरूरी आपको बात बताता हूं, जो कि बात ये है, आप पैसेज को पढ़ना, आप सब कुछ करना, टाइटल अपने दिमाग में भी सोचना, आपके पीछे रफ रफ वर्क के लिए आपको पेज मिले होते हैं ना, टाइटल को वहां लिखना। टाइटल को कहां लिखना है, उस रफ वर्क वाला जो पेज होता है ना उस पे लिखना अपना टाइटल। और यहां जो जगह होती है ना, देखो जो मैंने अभी आपको बताई थी, इस जगह को खाली रखना, यहां कुछ मत लिखना, यहां पे आप कुछ मत लिखना। आपको जो भी टाइटल आपने सोचा, आपके दिमाग में आया, उस टाइटल को रफ में पीछे लिख के छोड़ देना, यहां पर उसे लिखना मत। क्यों नहीं, देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह बताऊंगा मैं आपको। कुछ मत लिखना, इसको खाली छोड़ देना, यहां ऐसा का ऐसा टाइटल का लिख देना, पीछे रफ में लिख देना। अच्छा पूरी बात सुनो मेरी, देखो है ना। उसके बाद क्या करना, प्रेसी पूरी लिखना, प्रेसी पूरी लिखना, पहले पूरी प्रेसी लिख दी आपने। अब पूरी प्रेसी लिखने के बाद अब ये सोचना कि जो टाइटल आपने शुरू में सोचा था, क्या अभी भी वो टाइटल वैसा ही है, आपको उतना ही सही लग रहा है, या पूरी प्रेसी लिखने के बाद आपका थोड़ा सा टाइटल चेंज होने की गुंजाइश है। आप पाओगे, देखना कि आपने एक बार पैसेज को पढ़ने के बाद जो टाइटल उसमें से निकाला था ना, वो टाइटल, और अब आप जो प्रेसी लिख चुके हो ना, अब आपका टाइटल थोड़ा सा बदल चुका होगा और ज्यादा इंप्रूव हो चुका होगा। पता है क्यों? क्योंकि प्रेसी लिखने से पहले आप पैसेज को बार बार पढ़ चुके होगे। टाइटल लिखने के लिए तो आपने पैसेज को एक बार पढ़ा, आपने, बच्चे क्या करते हैं, पैसेज को एक बार पढ़ते हैं और टाइटल निकालने की सोचते हैं और जैसा तैसा आता है वहां लिख देते हैं, लिख दिया। अब लिखने के बाद आप उसको डिलीट थोड़ी कर सकते हो, वहां पे जो लिख दिया वो तो लिख दिया, उसको मिटा तो सकते नहीं, पेन से आपने लिख दिया, आपने कोई टाइप तो किया नहीं जो उसको डिलीट कर दोगे। अब जो लिखा गया वो लिखा गया। अब बच्चा क्या करता है, फिर पैसेज को एक दो बार और पढ़ता है प्रेसी लिखने के लिए, फिर प्रेसी लिखता है, तब एक दो बार पैसेज और पढ़ता है, मतलब 10 बार पैसेज पढ़ देता हुआ प्रेसी लिखते लिखते, बार बार ऊपर नीचे, बार बार ऊपर नीचे देखेगा। और करते करते उसको जब प्रेसी पूरी होगी ना, तब उसको समझ में आएगा कि यार इसका टाइटल तो ये भी हो सकता था, है ना, और ये ज्यादा सही था। अब मुझे लग रहा है कि यार ये टाइटल तो ज्यादा सही है। लेकिन अब वो करे क्या, वो तो टाइटल तो लिख चुका, अब काटा पीटी करे तो फिर खराब लगेगी, तो वो उसको वैसा ही छोड़ देता है। इसलिए आप ये गलती मत करना, आपको जो भी टाइटल लगे उसको पीछे रफ में लिख के छोड़ देना। पहले पूरी प्रेसी लिखना, पूरी प्रेसी खत्म करना, प्रेसी के वर्ड लिख देना, कितने वर्ड हो गए काउंट करके, 60 वर्ड्स लिख दिया। अब जो आपने टाइटल सोचा था उसको लिख देना यहाँ पे, है ना, एकदम सही टाइटल आपके दिमाग में होगा उस समय। ये बहुत बड़ी चीज है, देखो टाइटल निकालने की, बच्चा सोचता नहीं है, बहुत बड़ी गलती करता है। और ये बहुत सारे टीचर बताते भी नहीं है, क्योंकि टीचर खुद तो, टीचर ने एग्जाम दिया नहीं होता है, तो उन्होंने कभी फील ही नहीं किया होता है कि ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है क्या, और इस प्रॉब्लम को ऐसे भी सुधारा जा सकता है क्या, है ना, उन्होंने कभी फील नहीं किया होता उस चीज को। इसलिए ये थोड़ा एक्सपीरियंस है तो मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज का, ये बहुत काम आएगी आपकी चीज, देखना है ना। और देखो आगे चलते हैं, सीख लिया आपने, ये बता दिया आपको, ये ना, अच्छा ये नहीं बताया आपको, ये पूरा ना, देखो ये बता दिया आपको, हेडिंग और जो टाइटल है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी बेस्ड ऑन दैट सेंट्रल आइडिया और थीम। आपकी जो हेडिंग या आपका जो टाइटल है वो किस पर बेस होना चाहिए, उस सेंट्रल थीम या फिर आइडिया पर बेस होना चाहिए। अब देखो आगे चलते हैं। देखो मैं आपको ये बात बताता हूं, वैसे ये चीजें बात ये देखो कि आप गाड़ी लेके आते हो खरीद के ना, उसका एक मैनुअल होता है कि गाड़ी को कैसे चलाना है, क्या है, कब सर्विसिंग करानी है, ये सब। लेकिन जब हम रियलिटी में उसको ग्राउंड लेवल पे चलाते हैं, खुद डेली उसको, उसका एक्सपीरियंस करते हैं, उस एक्सपीरियंस से जो चीजें निकल के आती है ना, वो और भी अलग होती है, वो और भी फार बेटर होती है चीजें, है ना। तो बस वही थोड़ा सा मैं आपको इसलिए बता पाया, मेरे को थोड़ा पता है उस बारे में कि टाइटल पहले मत लिख देना। बच्चे गलती करते हैं, फटाफट पढ़ के एक बार में टाइटल लिख देते हैं, बाद में 10 मिनट बाद उनको पता चलता है कि अब तो उनके दिमाग में उससे भी बेटर टाइटल आ चुका है, लेकिन अब लिखने की जगह वो खो चुके होते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं टाइटल मत लिखना, जगह छोड़ देना और टाइटल बाद में लिखना, ठीक है। आगे चलो, देखो आगे पढ़ो, ये आपको पढ़ा दिया पूरा, उसके बाद चलते हैं। देखो आपका स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद आगे देखो। ये मैंने क्या लिखा, देखो ऊपर ही ऊपर, टाइटल पूछे या न पूछे, लेकिन आप क्या लिखना, जरूर लिख के आना टाइटल।
आपसे एग्जामिनर टाइटल पूछे तब भी ठीक, ना पूछे तब भी आप जरूर क्या करना है, टाइटल लिखना। अगला देखो कितनी सही बात लिखी मैंने, टाइटल कैसा होना चाहिए आपका, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। आपका टाइटल कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। आपका टाइटल कैसा होना चाहिए, बहुत ही शॉर्ट और स्वीट, है ना, छोटा सा टाइटल, स्वीट सा टाइटल लिखना है अपने को। और देखो, मस्ट नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, योर टाइटल शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस के रूप में टाइटल को नहीं लिखना है कभी भी, ठीक है। और ये मैं सब चीजें आपको समझाऊंगा विद एग्जांपल, आप ऐसे मत सोचो कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या बता रहे, सब कुछ मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आप तो जो छोटी छोटी मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं वो याद रखो बस, है ना। टाइटल मस्ट नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस। और देखो, ऑल वर्ड्स, सभी शब्द, नाउन मस्ट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, यानी कि आप जो टाइटल में नाउन लिखोगे ना, आप या टाइटल की शुरुआत करोगे, उसका जो फर्स्ट लेटर या फिर जो भी नाउन है उसके अंदर उन सभी के फर्स्ट लेटर कैसे होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। टाइटल थोड़ा हल्का भी हुआ तो चलेगा, थोड़ा पैसे से कम रिलेटेड हुआ तो चलेगा, बट अगर आपने ग्रामेटिकली एरर उसमें कर दी वो नहीं चलेगी, नंबर कटेंगे, है ना। उसके अंदर चलो मैं दिखाता हूं, देखो आप हिंदी में थोड़ा सा सोच के देखो, आपको ज्यादा इजीली समझ जाओगे आप ना। देखो टाइटल क्या लिखा, धैर्य का फल, है ना। मान लो एक पैसेज था, वो पेशेंस पर था, है ना, पेशेंस मतलब धैर्य पर एक पैसेज था, बच्चे ने पूरा पैसेज पढ़ा और उसका टाइटल बच्चे ने कैसे लिख दिया, धैर्य का फल मीठा होता है। बच्चे ने टाइटल क्या बना दिया, धैर्य का फल मीठा होता है ना। लेकिन एक्चुअल में उसका टाइटल क्या होना चाहिए था, सिर्फ धैर्य का फल। अब देखो, तो धैर्य का फल मीठा होता है ना, ये तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, स्टोरी का मॉरल क्या है कि धैर्य का फल मीठा होता है, लेकिन टाइटल क्या होना चाहिए, धैर्य का फल। अब देखो, आप इस छोटी सी चीज से समझने की कोशिश करो, आप पूरा समझ जाओगे कि कभी भी टाइटल ऐसा मत बना देना कि धैर्य का फल मीठा होता है, ये तो पूरा सेंटेंस हो गया, सोचो पूरा वाक्य हो गया ना। टाइटल कभी भी वाक्य नहीं होना चाहिए, टाइटल कभी भी सेंटेंस नहीं होना चाहिए। ए टाइटल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3 to 4 वर्ड्स, टाइटल शुड नॉट एक्सीड दैट लिमिट, टाइटल को कभी भी उस लिमिट से आगे मत लेके जाना कि आपने 10 वर्ड का एक टाइटल बना दिया, है ना। अब देखो, धैर्य का फल मीठा होता है, ऐसा टाइटल नहीं बनाना है, टाइटल सिर्फ कितना सा बनाना है, धैर्य का फल, बस समझ गए ना। अब ये देखो, ये सेंटेंस नहीं है, सिर्फ क्या लिख दिया, शॉर्ट स्वीट सा लिख दिया, धैर्य का फल, बस खत्म बात। धैर्य का फल मीठा होता है, ये तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, पूरा वाक्य है, पूरा सेंटेंस है। ऐसा टाइटल नहीं लिखना है अपने को, कभी भी नहीं लिखना है ऐसा। सिर्फ टाइटल आपका क्या होना चाहिए, धैर्य का फल। इस छोटे से एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि टाइटल लिखना कैसे है। देखो, मैं एक चीज को 10-10 बार बोल रहा हूं आप लोगों के लिए, पता है क्यों, ये अकेला 10 नंबर का है, ये अकेली प्रेसी कितने नंबर की है, ये अकेली प्रेसी 10 नंबर की है, ये अकेली प्रेसी कितने नंबर की है, अकेली प्रेसी 10 नंबर की है। और उधर आप दूसरे सब्जेक्ट देखो, राजस्थान हिस्ट्री भी इसके बराबर होगी, 10-20 नंबर की ही आती होगी, कितना पढ़ना पड़ता है आप ये देखो। और ये अकेली प्रेसी कितने नंबर की है, 10 नंबर की है। प्रेसी और लेटर मिला के कितने नंबर के हैं, 20 नंबर के हैं। और उधर आपकी पूरी राजस्थान हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर 20 नंबर का होगा, या फिर इंडियन हिस्ट्री तीनों, वो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न प्लस उसका आर्ट एंड कल्चर सब मिला के कितने नंबर का होगा, 20 नंबर का होगा, है ना। लेकिन यहाँ अकेला देखो, अकेली प्रेसी 10 नंबर की, अकेला लेटर 10 नंबर का है। इसलिए आपको ये छोटी छोटी चीजें मुझे समझानी पड़ती है कि यार आप बेटा गलती मत करना किसी कीमत पे, ठीक है। आगे चलो, देखो आप समझे इस छोटे से एग्जांपल से कि टाइटल क्या होता है ना। उसके बाद आगे चलो, देखो उसके बाद देखो ये क्या लिखा है, देखो टाइटल प्रेसी लिखने के बाद ही लिखें। ये क्या लिखा है कि टाइटल क्या करना है आपको, प्रेसी लिखने के बाद लिखना है। मैं क्या कहना चाहता हूं इस बात से, पता है आपको, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप क्या करना, एग्जाम में ऐसे टाइटल ऐसे लिखना, ऐसे लिखा, अंडरलाइन करना, ऐसे किया और ऐसे जगह छोड़ देना, छोड़ दिया आपने जगह। अब आप क्या करना, यहां से प्रेसी लिखना, प्रेसी पूरी लिख दी, पूरी प्रेसी लिख देना, ये आपने प्रेसी लिख दी। अब टाइटल लिखना है यहां पे, यानी कि टाइटल को प्रेसी लिखने के बाद लिखना, ना कि पहले लिखना, है ना। बस इतनी सी बात ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी चीज है। आप जिस दिन जब टाइटल लिख रहे होगे यार, या आप टाइटल लिख चुके होगे, बाद में प्रेसी लिखोगे, फिर आपको अचानक से दिमाग में आएगा कि यार ये टाइटल, अगर ये तो अब जो मेरे दिमाग में टाइटल आया है वो तो यार पहले वाले से बहुत अच्छा है ना। तब आपको फील होगा कि बात मैंने कितनी बड़ी बात बताई है आपको ना, कितनी जरूरी बात बताई है। बहुत छोटी सी बात है पर आपके लिए बहुत बड़ी है ना। आपको क्या से क्या बना देगी, देखना। अब देखो
टाइटल लिख दिया, ओनली हेडिंग लिखकर छोड़ दें। हेडिंग लिखकर छोड़ दें का मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ टाइटल लिख दिया और छोड़ दो, खाली जगह छोड़ दो टाइटल के लिए, बाद में लिखे। पहले पूरी प्रेसी लिखें, पहले पूरी प्रेसी लिखें, उसके बाद टाइटल लिखें। और देखो टाइटल में ए एन दी आर्टिकल का यूज न करें। टाइटल के अंदर ए एन दी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये अननेसेसरी चीजें हैं। ए एन दी आर्टिकल हिंदी में तो है ही नहीं, सोचो आर्टिकल जैसा टॉपिक हिंदी में तो है ही नहीं ना, तो ए एन दी जो आर्टिकल है वो अननेसेसरी चीज है, इन इसेंशियल चीज है ना, तो उसका प्रयोग अपने को टाइटल में तो बिल्कुल नहीं करना है। टाइटल में ऐसे ए एन दी का प्रयोग ना करें। आप तो बस 3 वर्ड में टाइटल लिखना है, अगर आप उसी में से एक दा लिख दोगे तो एक तो वैसे ही पूरा हो गया है ना, तो ए एन दी का यूज अपने को टाइटल में नहीं करना है। उसके बाद आगे चलो देखो, अच्छा ये मैंने जो लिखे हैं, मैंने ये तो वो लिखे टाइटल के एग्जाम्पल लिखे हैं आप लोगों के लिए, हाँ ये आपको कैसा टाइटल लिखना चाहिए ये देखो। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये टाइटल के एग्जाम्पल लिखे मैंने आपको समझाने के लिए। एक तो हिंदी में समझाया आपको, आपकी थोड़ी समझ डेवलप हुई उससे, है ना। अब देखो मैं आपको प्रॉपर इंग्लिश में बताता हूँ क्या होता है। देखो टाइटल क्या लिखा है, पावर ऑफ आर्ट। आपको टाइटल क्या बनाना है, पावर ऑफ आर्ट, यानी कि कला की शक्ति, है ना। या फिर क्या लिख सकते हो, इंपोर्टेंस ऑफ आर्ट, कला का महत्व। लेकिन कभी भी ऐसा टाइटल नहीं बनाना है आर्ट इज पावर, आर्ट इज पावर, ऐसा टाइटल अपने को नहीं बनाना है, क्योंकि ये पूरा एक सेंटेंस है। आर्ट इज पावर, आर्ट हो गया सब्जेक्ट, इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, पावर हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा एक क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। और आर्ट अपने को टाइटल के अंदर सेंटेंस नहीं लिखना होता है, इसको काट दो। आर्ट इज पावर की जगह आप क्या बनाओ, पावर ऑफ आर्ट, इंपोर्टेंस ऑफ आर्ट, कला की शक्ति, कला का महत्व, ऐसा बनाओ, है ना। ऐसा सेंटेंस मत बनाओ, समझे आप। अगला देखो, वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है, ऐसा टाइटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हो गया, पूरा सेंटेंस हो गया। देखो वर्क इज वर्शिप, वर्क हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो पूरा सेंटेंस आपका टाइटल कभी भी नहीं होना चाहिए। इसकी जगह टाइटल कैसा बनाओ, ऐसा बनाओ, देखो इंपोर्टेंस ऑफ वर्क, या फिर क्या लिखो, वैल्यू ऑफ वर्क, ऐसा टाइटल बनाओ। वर्क इज वर्शिप मत बनाओ, क्या बनाओ, इंपोर्टेंस ऑफ वर्क या फिर वैल्यू ऑफ वर्क, ऐसा टाइटल बनाओ। और देखो उसको बनाना भी आसान है, पता है आपको, मैं आपको और मेथड सिखाऊंगा टाइटल बनाने के, वो बहुत सिंपल है। तो आप सेंटेंस मत बनाना बस। अब देखो क्या लिखा, नॉलेज इज पावर, नॉलेज हो गया सब्जेक्ट, इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, पावर हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। आपको ऐसा टाइटल नहीं बनाना है, नॉलेज इज पावर, क्योंकि ये तो एक प्रॉपर सेंटेंस हो गया, सेंटेंस को फॉर्म टाइटल के अंदर नहीं करना है। नॉलेज इज पावर की बजाय क्या लिखो, पावर ऑफ नॉलेज, क्या लिखो, पावर ऑफ नॉलेज, है ना, ऐसा बनाओ। पावर ऑफ नॉलेज कितना अच्छा देखो टाइटल है। और देखो एक बहुत फेमस टाइटल है, ये बहुत लोग गलती करते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, क्या टाइटल बना देते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। अब देखो हेल्थ हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, गलत हो गया ना ये तो। देखो पूरा सेंटेंस बन गया, सेंटेंस बनते ही टाइटल गलत है। और टाइटल गलत होने का मतलब नंबर कटने शुरू, वहां से आपके नंबर कटने शुरू और आपकी रैंक पीछे जानी शुरू, है ना। तो गलती नहीं करनी है। हेल्थ इज वेल्थ क्यों, कैसे बनाओ टाइटल, इंपोर्टेंस ऑफ हेल्थ, क्या बनाओ, इंपोर्टेंस ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य का महत्व, ठीक है। और देखो ऐसा टाइटल बनाओ, देखो रोल ऑफ एजुकेशन, और क्या बनाओ, प्लेजर ऑफ गिविंग, गिविंग का मतलब दान करना, किसी को देना, उसका जो आनंद है वो अलग ही है, प्लेजर ऑफ गिविंग। और बनाओ देखो कल्चर एंड रिलीजन, कल्चर एंड रिलीजन, इस टाइप के टाइटल बनाओ, ना कि इज एम आर ऐसा यूज कर रहे हो, वैसे टाइटल नहीं बनाने हैं। और देखो आगे, अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आप लोगों को कुछ ना समझ में आए, आप कमेंट कर दिया करो, मैसेज कर दिया करो, व्हाट्सएप टेलीग्राम कुछ भी ना, आप कोई भी आपको डाउट हो आप पूछ लिया करो, आपको क्या पढ़ना है, क्या और चीजें सीखनी है, आप कुछ भी मैसेज करके हमें बता दिया करो। वैसे मैं मेरी तरफ से इतना बेस्ट करूंगा, मैं मतलब पूरा बहुत, मुझे पूरा सिलेबस ए टू जेड, लाइन टू लाइन, कोमा टू कोमा, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप याद है। और मुझे उस सिलेबस को बहुत बारीकी से पता है, आरएस का मेंस का जो सिलेबस है, कि इसमें कहाँ क्या चीज है ना। आप उस सिलेबस को 10 बार पढ़ के भी उसमें से वो चीज नहीं निकाल पाओगे जो मैं आपको मतलब तुरंत बता सकता हूँ कि यार इसमें ये ऐसा है, इसमें ऐसा है, इस टाइप के साइनो याद करना, इस टाइप के एंटो याद करना, इस टाइप के वन वर्ड याद करना, इसी टाइप की फ्रेजल वर्ब आएगी, वो मुझे सब बहुत सारी चीजें पता है उसको ना। तो मैं मतलब मेरे हिसाब से भी मैं आपको खूब अच्छे से पढ़ाऊंगा, खूब अच्छे से बताऊंगा। फिर भी आपको कुछ लगे कि ये टॉपिक और डीप पढ़ाना है सर हमें, इसमें कुछ और ज्यादा बताओ, और डीप बताओ, ऐसा वैसा, तो वो जब मुझे आप बता देना, मैं आपको और भी ज्यादा बता दूंगा उसमें ना। आगे चलते हैं, देखो
बट मेरा तो मेन जो फोकस है वो आपके मार्क्स पे है, ना कि वो ज्यादा बाकी चीजों पर, है ना। और देखो अब ये क्या लिखा है, देखो ये लिखा है एक डैश, है ना, ऐसे डैश बना दिया। टाइटल में आप डैश बना सकते हो, और क्या ये देखो दो बिंदी लगी ना, कोलन, आप कोलन का भी यूज कर सकते हो। डैश एंड कोलन्स आर अलाउड इन दी टाइटल, इन चीजों का आप यूज टाइटल में कर सकते हो। यूज कैसे करना है वो देखो नीचे लिखा है, देखो, है ना, कैसे यूज करना है। आपने ऐसा टाइटल बना दिया, देखो बुक्स, आपने क्या लिखा, बुक्स। अब देखो ये टाइटल बनाना कितना आसान है, आपने लिखा बुक्स, ये दो दो सेमी, ये सॉरी दो कोलन बना दिए, कोलन, और क्या लिख दिया, ट्रू फ्रेंड्स, क्या लिख दिया। और देखो यहीं अगर आप ऐसा लिख दोगे ना, बुक्स आर माई ट्रू फ्रेंड्स, गलती होने की भी गुंजाइश ज्यादा है, गलती नहीं भी हुई तो टाइटल तो है ही गलत, गलत हो गया। सिंपल सा टाइटल लिखो, बुक्स ट्रू फ्रेंड्स। क्रिप्टो, ये देखो क्रिप्टो वाला तो लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा भी था ना, क्रिप्टो कोलन पावरफुल करेंसी, लिख दो बस, क्रिप्टो पावरफुल करेंसी, इससे अच्छा टाइटल कुछ नहीं हो सकता है, क्रिप्टो पावरफुल करेंसी। और वरना इसको क्या लिख दो, पावर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, पावर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। बच्चे कैसे बना के आगे, क्रिप्टो करेंसी इज फ्यूचर, फ्यूचर गलत है यार, वो इज एम आर या कुछ भी सेंटेंस प्रॉपर बनाना वो सब गलत है। आप बहुत छोटे छोटे बढ़िया टाइटल बनाओ एकदम, क्रिप्टो पावरफुल करेंसी, पावर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, बुक्स ट्रू फ्रेंड्स, है ना, इसी टाइप के टाइटल आप बनाओ। अच्छा ऐसा भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बुक्स या फिर बुक लिख दो, डैश लगा दो, फिर ट्रू फ्रेंड्स लिख दो, ये भी सही टाइटल है एकदम, है ना। डैश या फिर कोलन कुछ भी यूज आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी कॉपी में लिख लो, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो चले आगे, उसके बाद देखो, अच्छा टाइटल मैंने आपको पूरा बता दिया कि टाइटल कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सेंटेंस नहीं होना चाहिए, सब कुछ मैंने आपको पूरा प्रॉपर्ली बता दिया। सेंट्रल थीम या आइडिया है, उस पर टाइटल आपका बेस होना चाहिए। टाइटल लिखने से पहले एक बार आप उस पैसेज को अच्छे से पढ़ना, है ना। और देखो इन सब के बाद मैंने आपको एक बहुत जरूरी बात बताई थी, क्या, शुरू में टाइटल नहीं लिखना है, टाइटल लिख के जगह खाली छोड़ देना, वहां पे पहले प्रेस ही लिखना, उसके बाद टाइटल लिखना, है ना। इस बात को भी आप समझ जाओगे, आप बहुत अच्छा टाइटल लिख के आओगे वहां पे ना। अब देखो, क्योंकि हम जब प्रेस लिखेंगे ना चाहते हुए भी हम पैसेज को 4-5 बार पढ़ देंगे, ना चाहते हुए भी पढ़ देंगे पैसेज को 4-5 बार, और आप सेम पैसेज को अगर 5-10 बार पढ़ दोगे ना, आप ऑटोमेटिक ही उसको समझ जाओगे कि कहना क्या चाहता है ना। फिर भी देखो, और मैं आगे बताता हूं आपको, आप ना थोड़ा बहुत समझ पाओ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रेसी। अब देखो प्रेसी के लिए जो जरूरी चीजें है ना, वो क्या क्या है। सबसे पहले तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, खुला खुला लिखना है, साफ साफ लिखना है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, है ना, ये सब चीजें। और देखो बड़ा बड़ा लिखना है, मतलब छोटे छोटे शब्द मत बनाना, ऐसे थोड़े अच्छे, मतलब एक सही साइज के शब्द बनाना ना, बड़े बड़े शब्द बनाना, अच्छे से लिखना उसको, ठीक है। उसके बाद देखो मेन बात क्या है, रीड दी पैसेज केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दी सेंट्रल थीम या फिर आइडिया। पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसका जो सेंट्रल थीम या फिर आइडिया है जो पैसेज का, उसको समझने की पूरी पूरी कोशिश करनी है अपने को ना, जितना समझ में आए उतना। उसके बाद देखो, प्रेसी एंड टाइटल मस्ट बी बेस्ड ऑन दैट सेंट्रल आइडिया। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बता दी कि आपकी प्रेसी या फिर आपका जो टाइटल है वो किस पर बेस होना चाहिए, उस सेंट्रल आइडिया पर बेस होना चाहिए। और देखो 10 बार बताऊंगा आपको सेम चीज ना, कि आपको रट जाए वो बात। 10 नंबर की बात है यार, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सोचो मैं एक क्लास में आपके 10 नंबर कवर करवा रहा हूं ना, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा आप देखो कि आपने क्या किया, पैसेज पढ़ लिया, एक बार पढ़ा पैसेज को अच्छे से, उसके आइडिया को समझने की कोशिश की, जितना जो समझ में आया उतना ठीक है। आपने क्या किया, उसमें से एक टाइटल निकाला और मैंने आपको क्या बोला, रफ में लिख के उसको छोड़ देना। छोड़ दिया आपने रफ में लिख के, आपको जैसा समझ में आया, आपको एक टाइटल पता चला कि यार मेरे अकॉर्डिंग तो इसका टाइटल ये हो सकता है ना, ट्रेवलिंग माई हॉबी, है ना। आपको समझ में आया, इतना लिख दिया आपने, उसको पीछे लिख के छोड़ दिया, चलो ठीक है। अब पैसेज को दोबारा से पढ़ो। अब क्या करो, क्योंकि आपको प्रेसी भी तो लिखनी ना, अब पैसेज को दोबारा से पढ़ो, अगेन रीड दी पैसेज, अगेन रीड दी पैसेज। और इस बार आप क्या करना है ना, पैसेज को पढ़ते टाइम, ये देखो बहुत ही प्रूव्ड मतलब चीज बता रहा हूं आपको, मतलब बहुत सही सटीक और प्रूव्ड चीज बता रहा हूं। ये चीज अगर आपको पता है, आप बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे। देखना क्या करना, अगेन रीड दी पैसेज, पैसेज को दोबारा से पढ़ना, और जो लाइंस समझ में आ रही है उन्हें अंडरलाइन करो। आपने पैसेज को एक बार तो पैसेज पूरा पढ़ा, जैसा था वैसा का वैसा पढ़ के छोड़ दिया, चलो ठीक है, जो समझ में आया उतना सही है।
अब दोबारा पढ़ो उसको। दोबारा पढ़ते टाइम आप क्या करो, जो जो लाइनें आपको समझ में आई, जो समझ में आए उसको अंडरलाइन करो। उसको क्या करो, अंडरलाइन करो। वहां पे जो नहीं समझ में आया उसको छोड़ो एक बार, जो जितना आपको समझ में आया ना उसको अंडरलाइन करो। वहां पे कर लिया अंडरलाइन। अब देखो जो नहीं समझ में आया उन्हें छोड़ो। दिस इज द सीक्रेट ऑफ प्रेसी। प्रेसी लिखने का यही सीक्रेट है, क्योंकि मैं आपको बात बताता हूं, उस प्रेसी के अंदर एग्जामिनर जानबूझ के उसको इस तरीके से डिजाइन करता है पैसेज को कि उसमें दो चार बातें बहुत ही फिलोसॉफिकल लिखी होती है जो किसी को भी नहीं समझ में आती है इतनी आसानी से, तो उनको छोड़ना होता है। उनको देख के बिल्कुल घबराना नहीं, उनको छोड़ो, जितना समझ में आए उसको अंडरलाइन करो। अब अंडरलाइन पार्ट को दोबारा से पढ़ो, है ना। अंडरलाइन कर लिया। अब देखो थर्ड टाइम, एक बार आपने पैसेज पढ़ा, सीधा जैसा था वैसा पढ़ा, टाइटल सोचा, पीछे रफ में लिख लिया। दोबारा पैसेज पढ़ा, अंडरलाइन किया, छोड़ दिया। अब क्या करो, तीसरी बार फिर से पैसेज पढ़ना पड़ेगा आपको। देखो 10 नंबर लाने और बहुत कम टाइम लगेगा, देखना थोड़ी सी प्रैक्टिस होने के बाद। तो थर्ड टाइम सिर्फ क्या करो, अंडरलाइंस जो आपने किए ना उनको पढ़ो, सिर्फ उनको पढ़ो और क्या करो, उनको समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज लाइंस जो आप लोगों ने अंडरलाइन की है, उन लाइनों को क्या करो, समझने की कोशिश करो। और देखो क्या लिखा है, 4-5 लाइंस होगी जो समझ में आएगी, उसी से प्रेसी लिखने का कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब कितना भी कैसा भी पैसेज लिखा होगा ना, लेकिन 4-5 लाइन तो उसमें जरूर होगी ऐसी जो आपको समझ में आएगी। और अगर कुछ भी ना आता हो ना, तो उन 4-5 लाइन से भी अपने अपना काम निकाल लेंगे। देखो, है ना। मतलब देखो मेरे कहने का ये है कि अंडरलाइन करो लाइनों को जो आपको समझ में आ रही है, ज्यादा भी नहीं तो 5-7 लाइनें आपको जरूर समझ में आएगी, है ना। उसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा प्रेसी लिखने का कि यार 7 लाइनें तो मुझे अच्छे से समझ में आ गई है, अब मैं प्रेसी लिख सकता हूं। आगे चलो, देखो पूरा बताऊंगा A to Z। अगर आपने लाइन टू लाइन फॉलो कर लिया ना भैया, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। देखो उसके बाद देखो क्या लिखा है, जो लाइंस न समझ आए उन्हें भी लपेटो, है ना। देखो आंसर राइटिंग यही है, काम की चीजें यही है ना, कि जो लाइन समझ में नहीं आई है ना, लपेटना तो उसे भी है, काट छांट के लिखना उसे भी है अपने को। और मैं आपको एक बात बताता हूं, आप बहुत बार, बहुत टॉपर के आजकल तो खूब इंटरव्यू अवेलेबल है, आप उनके इंटरव्यू देखना बहुत सारी, और कोई दोस्त तो आपका सेलेक्ट हो उससे पूछना, बहुत सारे ऐसे आंसर उन्होंने कॉपी में लिखे अपनी में जिनका आंसर उन्हें बहुत अच्छे से आता था, उसके बावजूद उन्हें 5 में से 2 नंबर मिले, है ना, 10 में से 5 नंबर मिले। और बहुत सारे आंसर उन्होंने ऐसे भी लिखे जिनको एक बार देखते तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं है ना, लेकिन उन्होंने उसको लिखा। और आप मतलब मानोगे नहीं, उनसे पूछना बहुत बार ऐसा हुआ कि उनको ना आते हुए भी उन्होंने लिखा और उसके अंदर ज्यादा अच्छे नंबर आए, 8 नंबर आए, 7 नंबर आए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मतलब बहुत परफेक्ट होके आप जाओगे या वहां जितने भी लोग आ रखे हैं वो बहुत ही परफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ी सी कोशिश करो, एग्जामिनर आपको नंबर भी देगा बहुत अच्छे से, है ना। तो वो भी समझता है कि यार ये बच्चा यार 10-20 सब्जेक्ट पढ़ के आ रहा है, ये इतना मतलब बहुत बड़ा महारथी नहीं हो सकता है, ये जैसा लिख रहा है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे आपको जरूर नंबर देगा वो। अब देखो क्या लिखा है, जो लाइंस नहीं समझ में आ रही है ना उनको थोड़ा लपेट लपेट के लिख देना है अपने को, है ना। आगे पीछे थोड़ी बहुत काट छांट करके, जैसे उसके अंदर कोई एग्जांपल लिखा हो तो एग्जांपलों को हटा देना, है ना, ऐसे करके बाकी चीजें लिख देना, तो अपने को लिख देना है। बाकी जो लाइनें समझ में आई उनको तो बहुत अच्छे से लिखना है। अब देखो अंडरलाइन पार्ट को अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अंडरलाइन पार्ट को क्या करना है, थोड़ा सा अपनी भाषा में लिखना है। कहने का मतलब यह है, कोई मुश्किल शब्द लिखा हो ना उसको हटा देना है, उसकी जगह कोई सिंपल सा शब्द लिख देना है अपने को, बस यही अपनी भाषा में लिखना होता है। क्या अपनी भाषा में लिखने का मतलब होता है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखना। और मैं आपको बताऊं, आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल बात को, किसी भी मुश्किल से मुश्किल लाइन को अपनी भाषा में बहुत सिंपली लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से भी इंग्लिश को लिखा जा सकता है, बहुत सिंपल तरीके से भी इंग्लिश को बोला जा सकता है। मैं आपको बताता हूं, सुधा मूर्ति जो मैडम है, सुधा मूर्ति अपने इन्फोसिस या उनकी जो मालिक है उनकी वाइफ सुधा मूर्ति जी, आप कभी उनकी स्पीच सुनना यूट्यूब पे, देखना वो कितनी छोटे छोटे सिंपल सिंपल सेंटेंस बोलती है मैडम ना, बस उनसे भी पूरी इंग्लिश बोली जा सकती है, उनसे भी सब कुछ लिखा जा सकता है ना। बस तो उन अंडरलाइन पार्ट को क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में बहुत सिंपली लिख देना है। उसके बाद देखो आरबीएससी, सीबीएसई और आरपीएससी का रूल क्या होता है, यूज योर ओवन लैंग्वेज। भाई इन ये जो आरबीएससी और सीबीएसई बोर्ड है या फिर अपनी आरपीएससी है, उसका भी कहना क्या है कि आप अपनी सिंपल लैंग्वेज का यूज करो। उसके बाद देखो इट शुड बी सिंपल, सिंपल होनी चाहिए आपकी भाषा, और ग्रामेटिकली करेक्ट, आपकी भाषा ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए।
लूसिड का मतलब यही है, सिंपल और मतलब शॉर्ट टर्म्स, है ना, ऐसी होनी चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, मतलब समझने में बहुत आसान होनी चाहिए, बस यही तो है और क्या। और इतनी सिंपल सिंपल लाइनें आपको वहां पे लिखनी है। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं यार। क्या क्या लिखा है देखो, प्रेसी इक्वल टू 1/3 ऑफ द पैसेज। प्रेसी कितनी होनी चाहिए आपके पैसेज की, 1/3 होनी चाहिए। अगर पैसेज में 180 वर्ड है तो प्रेसी में कितने लिख दो, 60 लिख दो बस। प्रेसी की स्टार्टिंग, अब देखो मैं आपको बात बताता हूँ, आप जैसे ही प्रेसी को लिखना शुरू करो ना, प्रेसी को लिखना शुरू करो तो उसके अंदर प्रोनाउन मत लिखना। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, ये जो होते हैं ना, ही, शी, इट, वी, आई, ऐसी चीजें मत लिखना, ये सब प्रोनाउन होते हैं। देखो लिखनी शुरू करने के बाद यूज कर सकते हो आप, हेल्थ से आपने शुरू किया, ट्रेवलिंग से आपने शुरू किया, बाद में आप इट लिख सकते हो, ट्रेवलिंग के लिए, हेल्थ के लिए इट लिख सकते हो, बट शुरुआत आप किसी भी प्रोनाउन से प्रेसी की मत करना। शुरुआत करने के लिए आप क्या करना, कोई ना कोई नाउन ही लिखना, है ना। मतलब कहने का मतलब ये कि ही, शी, इट, वी, ऐसे सेंटेंस, ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए। अपने को प्रेसी की शुरुआत इनसे नहीं करनी है। इसको काटा है देखो ना, काटे का मतलब क्या है, ऐसे काट दिया मतलब इनसे शुरुआत नहीं करनी है। शुरुआत किससे करनी है, नाउन से करनी है। और क्या लिखा देखो, कितनी जरूरी बात लिखी है, स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होनी चाहिए। यानी कि प्रेसी आप शुरू करो, जो पहला लेटर लिखो तो वो स्मॉल मत लिख देना, ऐसे HELTH, हेल्थ ऐसा मत लिख देना, उसको कैपिटल लिखना है ऐसे। बस यहीं से नंबर मिलने शुरू होंगे आपको। अब देखना, और देखो ये देखो, ये भी बहुत जरूरी चीज लिखी है मैंने, आई शॉर्ट में लिख दी थोड़ी। मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे क्या करते हैं पता आपको, प्रेसी लिखने की उनकी स्टाइल क्या होती है, पैसेज की 2 लाइनें पढ़ी, प्रेसी लिखनी शुरू कर दी, और उन्हीं 2 लाइनों को घुमा घुमू के 40 शब्द लिख दिए प्रेसी के, यानी 40 वर्ड्स लिख दिए। अब आगे बढ़े ना जैसे पैसेज में, और आगे का पैसेज पढ़ा, उनको पता चला कि शुरू की 2 लाइनें तो अपने को सही से समझ में भी नहीं आ रही थी, अब तो पूरा पैसेज समझ में आ रहा है, लेकिन आधी प्रेसी तो पहले ही लिख चुके, है ना। अब लिखे कहां, अब लिखने की जगह नहीं बची, क्योंकि प्रेसी तो फिक्स 1/3 में लिखनी, 60 वर्ड्स में आपको मान लो। अब आप 40 वर्ड्स तो पहले ही लिख चुके, अब कैसे करोगे, अब बच गए कितने, 20 वर्ड, और पैसेज तो पूरा बाकी पड़ा है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है अपने को, है ना। अपने को पहले पूरा पैसेज पढ़ना है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं पैसेज को अंडरलाइन करना। अंडरलाइन करने से क्या होगा ना, आप सब जगह से थोड़ी थोड़ी चीजें उठाओगे और एक अच्छी प्रेसी बनाओगे। और अगर आप अंडरलाइन नहीं करोगे ना, तो पता है क्या होगा, आप शुरू की 2-3 लाइन से ही पूरी प्रेसी लिख दोगे और आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे ना। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं प्रेसी को अंडरलाइन करना, ताकि आप बहुत ही सिमेट्रिकली पूरी प्रेसी सही से लिख पाओ, है ना। अंडरलाइन जरूर करना अपने पैसेज को, उससे क्या होगा, आप सभी जगह से थोड़ी थोड़ी चीजें उठाओगे और एक बहुत अच्छी प्रेसी बन के आएगी लास्ट में। और ये मोस्टली ये जो गलती है ना 1-2 लाइन वाली, पता है कौन करते हैं, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं, वो शुरू की 2 लाइनें पढ़ के प्रेसी लिखने की कोशिश करते हैं, और उनको थोड़ी बहुत समझ भी होती है तो 2 लाइनें समझ के प्रेसी के अंदर 10 लाइनें लिख देते हैं। अब आगे पैसेज में बढ़े तो पता चला कि यार आगे का पैसेज तो इतना पड़ा और प्रेसी तो आपकी पूरी होने वाली 2 लाइनों से ही, है ना। तो ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है, अंडरलाइन जरूर करना है जो पार्ट हमें समझ में आया उसको, ताकि अपने प्रेसी की प्रॉपर्ली सही से यूनिफॉर्मिटी और उसकी सिमिलरिटी बनी रहे। आगे चलो देखो, उसके बाद देखो, ये देखो कितनी जरूरी चीजें लिखी है। पैराग्राफ के बाहर से कोई फैक्ट ना लिखे। आपके पैराग्राफ में जितने फैक्ट दिए हैं बस उतने ही, उसके अलावा आपको अगर कोई और नॉलेज है फैक्ट की, किसी चीज के बारे में पैराग्राफ लिखा है, वो फैक्ट वहां ना लिखें। वो फैक्ट लिखने की जगह आपका पैराग्राफ है, इलेबोरेशन है। प्रेसी के अंदर फालतू के फैक्ट आपको नहीं लिखने हैं। जितने फैक्ट आपको पैराग्राफ में दिए हैं उतने ही वापस लिखने हैं, अपनी तरफ से कोई भी फैक्ट नहीं जोड़ना है। और देखो, पहले से लिखा फैक्ट सही हो या गलत हो, आप उसे चैलेंज ना करें। अब आपकी प्रेसी में हो सकता है कोई चीज गलत भी लिखी हो, है ना, उसमें मान लो एग्जाम्पल के लिए डोमेस्टिक वायलेंस को सही बताया हो, तो आप उसके काउंटर में वहां कुछ मत लिख देना कि नहीं नहीं ये तो गलत लिखा हुआ है, ना, जैसा पैसेज के अंदर लिखा है अपने को वैसा का वैसा ही प्रेसी में लिख देना है। अपनी तरफ से उसको चैलेंज या अपनी तरफ से उसको गलत साबित करने की कोशिश नहीं करनी है कि आपने ऊपर तो गलत लिखी है बात, ऐसा नहीं होता है ये वो, ना, अपने को तो प्रेसी बनानी है उसकी, बस खत्म। अपने को उसके पैसेज में जो फैक्ट लिखे हैं उनको वैसा ही मानना है और अपने को वैसा ही लिख देना है। अपने को किसी भी फैक्ट को चैलेंज या उसको गलत लिखे गए फैक्ट को सही नहीं करना है, उस पर ही छोड़ देना है। आगे चलो देखो, नेवर गो आउट ऑफ द फोकस आउट ऑफ द फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज, नेवर ड्रॉ एनी कंक्लूजन। आपको प्रेसी से कोई कंक्लूजन निकाल के वहां लिखना नहीं है, है ना। और क्या करना है, नेवर गो आउट ऑफ द फैक्ट्स,
और जितने भी पैसेज के अंदर फैक्ट दिए गए हैं उनसे बाहर के किसी भी फैक्ट पर नहीं जाना है। बस ये देख लो इतना सा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। अब देखो, अब देखो और क्या लिखा है कि प्रेसी में ये नया लिखे। प्रेसी में क्या क्या नहीं लिखना आपको वो देखो, प्रेसी में इडियम नहीं लिखनी है, प्रेसी में फ्रेजेस नहीं लिखनी है, प्रेसी में डेफिनेशन नहीं लिखनी है, प्रेसी में किसी भी प्रकार की कोई इडियम मत लिखना, कोटेशन मत लिखना, डेफिनेशन मत लिखना, कोई फ्रेज मत लिखना, कुछ भी मत लिखना फालतू की चीजें। कोटेशन नहीं लिखनी है, गांधी जी का कोट एटसेट्रा। मेरा कहने का मतलब ये है, आप एथिक्स पढ़ोगे, आप पैसेज लिखोगे इंग्लिश का, आप हिंदी का ऐसे लिखोगे, आपको बहुत सारे कोट याद होंगे, पर कोई किसी प्रकार का कोट किसी का भी आपको प्रेसी के अंदर नहीं लिखना है। और देखो नो एग्जाम्पल, अगर ऊपर पैसेज में एग्जाम्पल लिखे होते ना, जैसे एग्जाम्पल लिखे एग्जाम्पल दिए होंगे, आपको प्रेसी में वापस कोई एग्जाम्पल नहीं लिखना होता है। प्रेसी के अंदर अपने को कोई भी एग्जाम्पल उदाहरण नहीं लिखने होते हैं। उदाहरण लिखने हैं, कहां लिखने हैं? ऐसे में लिखने हैं, पैराग्राफ में लिखने हैं, इलेबोरेशन में लिखने हैं, लेकिन प्रेसी में अपने को कोई भी उदाहरण नहीं लिखना है। और किसी भी प्रकार का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, किसी चीज का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, जैसा ऊपर लिखा हुआ है उसी को काट छांट के नीचे लिखना है। और देखो आई वी फर्स्ट पर्सन का यूज न करें। आई वी ऐसे जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनका यूज प्रेसी में नहीं करना होता है। और देखो डायरेक्ट स्पीच है ना, ये देखो ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो आपके सिलेबस में नरेशन भी तो एक टॉपिक है ना, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, 9 या 10 नंबर क्वेश्चन आएगा जिसका वो उसका, उसमें आप क्या सीखोगे? नरेशन सीखोगे। आप क्या सीखोगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखोगे है ना, सीख जाओगे। उसका यूज यहां करना, आप उसका यूज कहां करना है? प्रेसी में। अगर प्रेसी में कुछ भी डायरेक्ट स्पीच में दिया है ना, तो उसको किस में चेंज करके लिखना है? आपको इनडायरेक्ट में चेंज करके लिखना है। उसको आपको किस में चेंज करके लिखना है? इनडायरेक्ट में चेंज करके लिखना है। किसको? डायरेक्ट स्पीच में। अगर आपके पैसेज में कुछ भी लिखा है तो प्रेसी में लिखते टाइम उसको किस में चेंज कर देना है? इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है। और देखो डोंट चेंज एनी फैक्ट और इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की सूचना या फैक्ट को चेंज नहीं करना है। अब चलो आगे देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर आगे चलते हैं। यानी कि पैसेज में कुछ भी फैक्ट लिखा हो, कुछ भी गलत फैक्ट लिखा हो, आपको उसको ध्यान नहीं देना है, आपको उसको सही नहीं करना है। अगले ने जैसा लिखा है उसी के अकॉर्डिंग अपने को प्रेसी लिख देनी है। किसी भी इंफॉर्मेशन को रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश नहीं करनी है। जैसा उसने तो ये बोल दिया प्रेसी में कि भारत 1948 में आजाद हुआ था, तो अपने तो 1948 ही मानना है, अपने को प्रेसी में 1948 ही लिखना है। वहां ये मत बोलना कि नहीं नहीं सर ये तो गलत है, भारत तो 1947 में आजाद हुआ था ना। अगले ने बोला जब ठीक है 1948 बोलता 48 सही है, वो बोले 1940 में आजाद हुआ था तो 1940 सही है ना। जैसा पैसेज में लिखा होगा वैसा ही अपने को प्रेसी में आगे उसके अकॉर्डिंग लिख देना है, कोई फैक्ट चेंज नहीं करना है। और आगे चलो देखो, ये देखो ये मैंने इसलिए बनाया है, जैसे आपने प्रेसी लिखी, आप क्या कर सकते हो, जो 60 वर्ड्स उसको यहां ब्रैकेट बनाओ, यहां लिख दो। अच्छा ठीक है, आप यहां ना लिखो तो बीचों बीच लिख दो, ऐसे जैसे प्रेसी लिखी यहाँ पे बना के ऐसे लिख दो, नीचे बीचों बीच ऐसे ना, कहीं भी लिख दो पर लिख जरूर देना। मेरे कहने का मतलब आप कहीं भी लिखना बट लिख जरूर देना, इसको लिखे जरूर, ये लिखना देखो लिखे जरूर। आगे चलो देखो, अब देखो क्या लिखा है मैंने, 1 पैराग्राफ, यानी कि आपकी प्रेसी कितने पैराग्राफ में होनी चाहिए? 1 पैराग्राफ में होनी चाहिए। आपकी प्रेसी कितने पैराग्राफ में होनी चाहिए? 1 पैराग्राफ में होनी चाहिए, 1 पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है। और देखो डोंट राइट सच सेंटेंसेस इन प्रेसी, प्रेसी में इस प्रकार के सेंटेंस नहीं लिखने हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं पता है? क्योंकि मैंने जब बच्चों के टेस्ट लेते हैं मैं देखता हूं वो बच्चे इस टाइप से प्रेसी को शुरू कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू, ये भैया ये जितनी चीजें आपको पढ़ाई है ना सब फुल मेरे एक्सपीरियंस से पढ़ाई है मैंने। कहाँ गलतियां होती है, कैसी गलतियां बच्चे करते हैं, उन सभी चीजों को मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, है ना। अब देखो बच्चे क्या लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑथर, मतलब प्रेसी की शुरुआत इसी से कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑथर, है ना, या फिर अकॉर्डिंग टू पैसेज, अकॉर्डिंग टू राइटर। ऐसी शुरुआत नहीं करनी है अपने को, अकॉर्डिंग टू लिख के कोई भी शुरुआत मत करना वहां पे। या फिर ऐसे लिख देते हैं द राइटर या फिर ऑथर सेज दैट, नहीं ऐसे शुरुआत नहीं करना है अपने को सेंटेंस को। या फिर क्या लिख देते हैं इट इज क्लियर, ये प्रोनाउन से कर दिया इट से, है ना, इट इज सेड, ऐसा नहीं करना है। देखो प्रॉपर एक नाउन से शुरुआत करनी है ना। इन चीजों से शुरुआत अपने को प्रेसी की नहीं करनी है। और बच्चे मोस्टली ऐसे ही शुरू करते हैं, और मुझे बहुत इस बात की हैरानी है कि यार छोटी छोटी चीजें भी सीख के नहीं जाते हो आप एग्जाम में, है ना, नहीं सीख के जाते हैं बच्चे। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट है, सीख के नहीं जाते हैं। बाद में जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन अगर मान लो सिलेक्शन भी हो गया
तो सोचते हैं कि यार ये रैंक पीछे आ गई, ये हो गया। अरे यार आपने क्या ईमानदारी से थोड़ा भी ध्यान दिया था क्या? आप इसको इतना हल्के में लेके चलते हो। आप सोचते हो यार चलो छोड़ो ये तो लिखना ही। आप जो मतलब इतना कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो नहीं देखते हो चीजों का। जो चीजें बहुत कम नंबर की उनको तो बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, और जो चीजें बहुत ज्यादा नंबर की उनको बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, है ना। ऐसा नहीं करना है। इंप्रूवमेंट आएगा, थोड़ा सा धीरे आएगा इसके अंदर, पर आएगा ना जिस दिन, उस दिन देखना आप अलग ही चमकोगे, लोगों के बीच अलग ही दिखोगे। मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस इंग्लिश को अच्छे से तैयार करके जाओ। आप इंटरव्यू की टेंशन ही मत लेना। आप ये इंग्लिश ऐसा है, आपको इंटरव्यू की टेंशन खत्म है। अगला 40 नंबर भी देगा, 45 नंबर भी देगा ना, तब भी आपकी टॉप रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके नंबर इतने होंगे यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 5-10 नंबर कम भी दे दिए तो, है ना। बहुत बड़ा फायदा है इसका, उठाओ आप लोग। ये इसी बार है, अगली बार कंपटीशन बहुत बदल चुका होगा, लोग सीख जाएंगे देखना सब कुछ। तो अभी आप इसका पूरा फायदा उठाओ। और देखो क्या लिखा है मैंने, लास्ट एक पॉइंट हो गया शायद। क्या लिखा है देखो, यूज कंजक्शंस। कंजक्शन का यूज करो, मतलब इन चीजों का यूज अपने प्रेसी में जरूर करो। दो सेंटेंस को जोड़ो, किससे? एंड से जोड़ दो, ताकि छोटा हो जाएगा, है ना। देखो एक तो ऐसे लिखा हो, राम इज गोइंग टू टेम्पल, एक लिखा हो एंड श्याम इज गोइंग टू टेम्पल, है ना। तो दोनों को मिला के क्या लिख दो, राम एंड श्याम आर गोइंग टू टेम्पल। नहीं समझे? देखो मैं बताता हूं, एक सेंटेंस ऐसे लिखा हो, राम इज गोइंग टू टेम्पल, फिर लिखा हो श्याम इज गोइंग टू टेम्पल, है ना। तो प्रेसी लिखते टाइम क्या करना है, अपने कुछ चीजों को छोटा ही तो करना है ना। तो ये अननेसेसरी चीजों को हटाओ, सीधा क्या लिखो, राम एंड श्याम, है ना। ये इज गोइंग दो बार लिखा है, इसको हटाओ, इज गोइंग, सीधा क्या लिख दो, आर गोइंग टू टेम्पल। देखो सेंटेंस छोटा बन गया और मीनिंग भी सेम है ना। मीनिंग भी नहीं बदला और सेंटेंस भी कैसा है, छोटा हो गया। वैसे देखो, बट का यूज करो, हु का यूज करो, विच का यूज करो, दैट का, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ, एंड, बिकॉज, है ना। इनका यूज करके सेंटेंस को क्या करो, छोटा करो अपनी प्रेसी के अंदर, यानी कि कंजक्शन का यूज जरूर करो अपनी प्रेसी में। और देखो खत्म हो गया आपका पूरा प्रेसी। ठीक है, चलो पूरी प्रेसी खत्म होगी आपकी, है ना। इस वीडियो को एक दो बार और देखना आप, मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 वीडियो है ना, 20 नंबर के हैं। 3 वीडियो है और 20 नंबर के। इन 3 वीडियो को 3-3 बार देखना, 2 लेटर के, 1 प्रेसी का। 20 नंबर के वीडियो बहुत जरूरी है। और अगर आपसे हो सके, जो पिछले सालों में, पिछले 2-3 साल में जो प्रेसी पूछी आरपीसी ने, उसको अपने घर पे लिखना, प्रैक्टिस करना, है ना। और कहीं टेलीग्राम पे हमें भेजना, हम चेक करके आपको थोड़ा बता देंगे कि क्या सही किया जा सकता है, क्या नहीं, है ना। कोई गुंजाइश होगी तो जरूर आपको बताएंगे, बट फिर भी आप उसको लिखना जरूर, है ना। अपनी तरफ से जरूर लिखना। 3 बार आप खुद लिख लोगे ना, चौथी बार आपको पता चल जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। ये जो सब कुछ मैंने सीखा है, ये क्या है, इसी एक्सपीरियंस से तो सीखा है, जो आपको मैं बता देता हूं इतना सिंपली, इतना आसानी से, बस। तो उनको जरूर लिखो। और एक जरूरी बात ये कि मैं एक बड़े भाई की तरह आपको इन चीजों को बहुत सिंपली तरीके से बता देता हूं, तो आप इन चीजों के महत्व को जरूर जरूर समझना। और जैसी भी कोई भी आपको लग रहा हो मेरे में इंप्रूवमेंट की कोई भी गुंजाइश हो, तो आप लोग मुझे जरूर बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर इंप्रूव करके आऊंगा। किसी भी प्रकार से कुछ भी आपको लगे, मेरी राइटिंग वाइटिंग आपको जैसा भी जो भी लगे, मुझे जरूर बताना, मैं उसको जरूर इंप्रूव कर लूंगा, है ना। और आप लोग अच्छे से पढ़ो। 20 नंबर मैंने आपके मात्र 3 वीडियो में कवर करवा दिए हैं, और ढंग से देखो तो छोटे छोटे वीडियो, कोई बहुत बड़े वीडियो नहीं है, है ना। इनका भरपूर पूरा आप फायदा उठाओ। ओके जी, गुड नाइट।